तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो लेट्स डाइव राइट इन। देखो, इस चैप्टर का कोर आइडिया है इंसानों यानी ह्यूमन बीइंग्स और हमारे प्लैनेट यानी नेचर के बीच के गहरे रिश्ते को समझना। तो यहां से शुरू होता है हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हम सच में नेचर और ह्यूमन बीइंग्स को अलग अलग कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? जरा सोचो, हम अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जैसे फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म या माउथ ऑफ द रिवर। ये सब क्या है? ये मेटाफर्स हैं जहां हम नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि दोनों कितने गहराई से जुड़े हुए हैं, और यही कोर आइडिया हम इस पूरे एक्सप्लेनर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का प्लान। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, फिर इंसान और नेचर के रिश्ते को देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थियोरीज, इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री, और आखिर में इसके अलग अलग फील्ड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले, ये ह्यूमन ज्योग्राफी आखिर है क्या? देखो, आपने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में तो सुना होगा, जो माउंटेन्स, रिवर्स और क्लाइमेट जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट को स्टडी करती है। ह्यूमन ज्योग्राफी, समझ लो, उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। ये फिजिकल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच के रिलेशनशिप पर फोकस करती है। सिंपल वर्ड्स में, इंसान ने नेचर के साथ इंटरैक्ट करके जो कुछ भी बनाया है, जैसे हमारे गांव, शहर, सड़कें, इंडस्ट्रीज, उन सब की स्टडी ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। अब देखो, एक ज्योग्राफर थे रैटज़ल। उन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है अलग अलग चीजों को जोड़कर एक नई चीज बनाना। तो रैटज़ल के हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ के सरफेस के बीच के रिश्ते को सिंथेसाइज करती है, मतलब उन्हें एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानकर स्टडी करती है। इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए रैटज़ल की ही एक स्टूडेंट एलन सी सैंपल ने एक और इंटरेस्टिंग बात जोड़ी। उन्होंने कहा कि ये अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ की स्टडी है। उनका मतलब था कि इंसान हमेशा एक्टिव रहता है, बदलता रहता है, और हमारी धरती भी स्टैटिक नहीं है, वो भी बदलती रहती है। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी एक डायनामिक फील्ड है जो इस हमेशा बदलते रिश्ते को स्टडी करता है। और हमारी तीसरी डेफिनेशन आती है पॉल विडाल डे ला ब्लाश से। उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को एक न्यू कंसेप्शन यानी एक नया नजरिया कहा। यह नया नजरिया तब बनता है जब हम प्लैनेट को चलाने वाले फिजिकल लॉज और उस पे रहने वाले लिविंग बींग्स के बीच के रिश्ते को एक साथ एक सिंथेटिक तरीके से समझते हैं। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, एनवायरनमेंट के साथ हमारा रिश्ता आखिर है कैसा? इस सवाल के जवाब में दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज या फिलॉसफीज सामने आती हैं। चलो, अब इन दोनों अलग अलग विचारधाराओं को एक्सप्लोर करते हैं। पहला आइडिया है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि नेचर ही बॉस है। जब इंसान की शुरुआत हुई थी, टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, तो लोग पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करते थे। नेचर जैसा कहती थी, इंसान वैसा ही करता था। मतलब ह्यूमंस ने खुद को नेचर के हिसाब से अडेप्ट कर लिया था। इसी स्टेट को नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस कहते हैं। और ये इमेज नेचुरलाइज्ड ह्यूमन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ दिखाती है। ये एक ऐसा इंसान है जो नेचर की सुनता है, उसकी ताकत से डरता है, और यहां तक कि उसकी पूजा भी करता है। उनके लिए नेचर मदर नेचर थी जो सब कुछ देती है। डेवलपमेंट के स्टेज पर इंसान एनवायरनमेंट को बदल नहीं सकता था, बल्कि एनवायरनमेंट ही इंसान को पूरी तरह से कंट्रोल करता था। इसको समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बिंदा की कहानी। बिंदा सेंट्रल इंडिया के अबूझमाड़ फॉरेस्ट में रहता है। उसका गांव जंगल के काफी अंदर है और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है, जो खेती का एक बहुत पुराना तरीका है। जब वो महुआ के पेड़ों पर फूल खिलते देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और वो इसे यूनिवर्स का एक आशीर्वाद मानता है। जब वो झरने से पानी पीता है तो वो जंगल की आत्मा, जिसे वो लॉय लूबी कहता है, उसको थैंक्स करता है। वो अपने लोगों के लिए जड़ी बूटियां ढूंढता है, और जैसे ही उसे बाहर के लोगों के आने का आभास होता है, वो जंगल के बीच कहीं गायब हो जाता है। आप देख सकते हो, बेंडा की लाइफ पूरी तरह से नेचर कंट्रोल कर रही है। ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब चलो इसका बिल्कुल उल्टा आइडिया देखते हैं, पॉसिबिलिज्म। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी से निकलकर स्टेट ऑफ फ्रीडम में आ जाता है। इस व्यू के हिसाब से नेचर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज यानी पॉसिबिलिटीज देती है, और ये हम इंसानों पर है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से उनका कैसे इस्तेमाल करें। इसी प्रोसेस को ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कारी की कहानी। कारी थ्रोंडाइम में रहती है, एक ऐसी जगह जहां सर्दियां बहुत कठिन होती हैं।
बहुत ठंड और बर्फ पड़ती है, लेकिन कारी को इन नेचुरल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्पेशल टायर्स वाली कार चलाती है और उसका ऑफिस एक ऐसी बिल्डिंग में है जहां टेम्परेचर हमेशा 23 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है, और यह सब एक बड़े से ग्लास डोम के अंदर। इतनी ठंड में भी करीन अपनी डेस्क पर बैठकर आराम से ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे बनाना और कीवी खा सकती है, जो गर्म इलाकों से फ्लाइट से लाए जाते हैं। एक क्लिक से वो न्यू दिल्ली में अपने कॉलीग से बात कर सकती है, और वो सुबह की फ्लाइट पकड़कर लंदन जाकर शाम तक वापस भी आ सकती है। यहाँ क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी ने नेचर को इफेक्टिवली ह्यूमनाइज कर दिया है। इंसान ने एनवायरनमेंट की दी हुई रुकावटों को पार कर लिया है। तो यहाँ सवाल उठता है, कौन सा व्यू सही है, डिटर्मिनिज्म या पॉसिबिलिज्म? क्या नेचर बॉस है या इंसान बॉस है? एक ज्योग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने एक बीच का रास्ता, एक मिडिल पाथ सजेस्ट किया, जिसे उन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का नाम दिया। इस आइडिया की सबसे अच्छी बात है उनकी एनालॉजी। उन्होंने इसको एक ट्रैफिक लाइट के एग्जाम्पल से समझाया। रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, यानी नेचर की लिमिट्स को पहचानो और उन्हें मानो। एम्बर लाइट का मतलब है गेट सेट, यानी आगे बढ़ने से पहले पॉसिबिलिटीज का आकलन करो और यह सुनिश्चित करो कि आप एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। और ग्रीन लाइट का मतलब है गो, डेवलपमेंट के साथ तभी आगे बढ़ो जब नेचर उस मॉडिफिकेशन की इजाजत दे। सिंपल वर्ड्स में, हम नेचर को जीत तो सकते हैं, पर सिर्फ उसके रूल्स को ओबे करके। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, जब हम इन रेड लाइट्स को इग्नोर करते हैं और बिना सोचे समझे एक फ्री रन लेने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत भयानक हो सकते हैं। डेवलप इकोनॉमीज ने यही किया, और इसका नतीजा है आज का एनवायरमेंटल क्राइसिस जो हम देख रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर का खत्म होना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स का पिघलना और जमीन का खराब होना। इसलिए न्यू डिटर्मिनिज्म एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी। अब जैसे इंसान और नेचर के रिश्ते के बारे में हमारी सोच बदली है, वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने का तरीका भी टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। तो चलो देखते हैं कि ये सब्जेक्ट खुद कैसे डेवलप हुआ है। इस टेबल पर एक नजर डालो। अर्ली कॉलोनियल पीरियड में फोकस सिर्फ एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन पर था, नई जगह ढूंढना और उनके बारे में लिखना। उसके बाद आया रीजनल एनालिसिस, जिसमें हर रीजन को एक बड़े हिस्से के रूप में देखा गया। फिर एरियल डिफरेंशिएशन, जिसका फोकस हर रीजन की यूनिक क्वालिटीज पर था। 1950s और 60s में आई क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, जिसमें कंप्यूटर्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हुआ। इसके रिएक्शन में 70s में नए स्कूल्स ऑफ थॉट उभरे, और 90s तक आते आते पोस्ट मॉडर्निज्म ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सल थ्योरीज पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। 1970s में प्योरली डेटा पर आधारित क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के रिएक्शन में 3 नए स्कूल्स ऑफ थॉट सामने आए। पहला था वेलफेयर या ह्यूमैनिस्टिक स्कूल, जिसका फोकस लोगों की सोशल वेलबींग जैसे हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन पर था। दूसरा था रेडिकल स्कूल, जो गरीबी और सोशल इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मार्क्सिस्ट थ्योरी का इस्तेमाल करता था। और तीसरा था बिहेवियरल स्कूल, जिसने लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस और स्पेस को लेकर उनकी परसेप्शन पर जोर दिया। और आखिर में ये जानना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है। ये एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब ये दूसरे बहुत सारे सोशल साइंसेस से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसकी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जिन्हें हम फील्ड्स और सब फील्ड्स कहते हैं। ये टेबल दिखाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी कितना विशाल है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से जुड़ा है, और इसमें कल्चरल और जेंडर ज्योग्राफी जैसे सब फील्ड्स आते हैं। फिर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा है, और इसमें मिलिट्री ज्योग्राफी जैसी चीजें आती हैं। और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से क्लोजली रिलेटेड है, जिसमें रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्रीज तक सब कुछ कवर होता है। तो चलो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। याद रखो, पहली बात, ह्यूमन ज्योग्राफी इंसान और नेचर के रिश्ते की स्टडी है। इस रिश्ते को समझने के 3 तरीके हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहां नेचर डोमिनेंट है, पॉसिबिलिज्म, जहां इंसान टेक्नोलॉजी से पॉसिबिलिटीज बनाता है, और नियो डिटर्मिनिज्म, जो एक सस्टेनेबल स्टॉप एंड गो मिडिल पाथ है। हमने ये भी देखा कि ज्योग्राफी की स्टडी टाइम के साथ कैसे बदली है, और ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। और इसी के साथ हमने पहला चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज की दुनिया में आपको क्या लगता है, हम पॉसिबिलिज्म की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं या आखिरकार नियो डिटर्मिनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं? सोचना इस बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, ऑलवेज कीप लर्निंग, अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप। हेलो एवरीवन, चलो आज एक्सप्लोर करते हैं चैप्टर 2, द वर्ल्ड पॉपुलेशन। आपने कभी सोचा है कि दुनिया की आबादी इतनी अलग अलग क्यों है? मतलब कहीं पर इतनी भीड़ है और कहीं पर जगह बिल्कुल खाली सी लगती है।
और ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसके पीछे असली कारण क्या है? तो इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं सारे फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रैल्फ वॉल्डो एमर्सन के बहुत ही पावरफुल कोट से। उन्होंने कहा था कि एक देश की जो असली ताकत है ना, वो उसके सोने या चांदी में नहीं होती, बल्कि उसके लोगों में होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पीपल आर द रियल वेल्थ। वही लोग हैं जो एक नेशन के पिलर्स को मजबूत बनाते हैं। तो इस सेंट्रल आइडिया को हमेशा दिमाग में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम पहले एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर सीधा डाइव करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी में। उसके बाद हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग कहां रहते हैं। फिर समझेंगे पॉपुलेशन चेंज को, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पर नजर डालेंगे और आखिर में पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला सेक्शन है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इससे पहले कि हम नंबर्स और डेटा की दुनिया में खो जाएं, यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हम आबादी को स्टडी ही क्यों करते हैं। जैसा कि हमने अभी कोर्ट में देखा, एक कंट्री की जो असली पहचान होती है वो उसके लोगों से ही होती है। देखो, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, लोग ही तो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। वही तो हैं जो कंट्री के बाकी सारे रिसोर्सेज, जैसे कि जमीन हो गई, पानी, मिनरल्स, उन सबको इस्तेमाल करते हैं और पॉलिसीज भी वही डिसाइड करते हैं। इसलिए यह जानना एब्सोल्युटली क्रूशियल है कि एक देश में कितने लोग रहते हैं, कितने आदमी हैं, कितनी औरतें, हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है। यह सब समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग रहते कहाँ हैं। और यहीं से हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। यहाँ हम समझेंगे कि लोग दुनिया में कहाँ कहाँ बसे हुए हैं और क्यों। तो सबसे पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? ये टर्म बस इतना बताता है कि लोग अर्थ की सरफेस पर कैसे फैले हुए हैं। सिंपल है ना? बेसिकली ये पॉपुलेशन का एक स्पेशल पैटर्न है, कहां पर लोग रहते हैं और कहां पर नहीं रहते। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है जॉर्ज बी क्रेसी का ये कोट। उन्होंने एशिया के बारे में कहा था कि यहां ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां कम लोग रहते हैं और कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं। और जानते हैं, ये बात सिर्फ एशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न पे एकदम फिट बैठती है। आबादी जो है वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये देखिए, ये पिछले पॉइंट को कितने बेहतरीन तरीके से समझाता है। जरा इसके बारे में सोचिए, दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 10% जमीन पर रहती है। सिर्फ ये एक फैक्ट ही दिखा देता है कि पॉपुलेशन कुछ एरियाज में कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। और यहां इस कॉन्सेंट्रेशन का एक और सबूत है। सोच के देखिए, सिर्फ 10 देश मिलाकर पूरी दुनिया की लगभग 60% पॉपुलेशन बनाते हैं और उन 10 देशों में से भी 6 देश तो अकेले एशिया में ही हैं। ये सच में दिखाता है कि ग्लोबल पॉपुलेशन की कहानी में एशिया का रोल कितना सेंट्रल है। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल और साइज ऑफ लैंड के बीच का रेशियो। बेसिकली एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि कोई जगह कितनी क्राउडेड है। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन 1,50,000 है और एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर्स है, तो वहां की डेंसिटी हुई 1500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिए, हाई डेंसिटी का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर ज्यादा प्रेशर। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है, आखिर लोग वहीं क्यों रहते हैं जहां वो रहते हैं? ये पॉपुलेशन इतनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? हमारा अगला सेक्शन इन्हीं फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नंबर 1 है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज है, इसलिए लोग ऐसी जगहों पर बसना पसंद करते हैं जहां फ्रेश वाटर आसानी से मिल जाए। यही वजह है कि नदियों के किनारे यानी रिवर वैलीज दुनिया के सबसे घने बसे हुए एरियाज में से हैं। दूसरा है लैंडफॉर्म्स। लोग हमेशा फ्लैट प्लेन्स पर रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां खेती करना, सड़कें बनाना, इंडस्ट्रीज लगाना सब आसान होता है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ये सब करना काफी मुश्किल हो जाता है। तीसरा है क्लाइमेट। बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहना मुश्किल होता है, इसलिए लोग आमतौर पर कंफर्टेबल मॉडरेट क्लाइमेट वाली जगहों पर बसते हैं। और चौथा है सॉइल्स। फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जहां की मिट्टी अच्छी होती है वहां हिस्टोरिकली हमेशा से ज्यादा लोग रहते आए हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। पहला है मिनरल्स।
जिन एरियाज में मिनरल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वहां पर माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, जिससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसलिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स वहां जाकर बस जाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है अफ्रीका का कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। दूसरा है अर्बनाइजेशन। शहरों में यानी सिटीज में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बेहतर एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं। सिटी लाइफ का ये अट्रैक्शन लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहां पर इंडस्ट्रीज लगती हैं वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज की बहार आ जाती है, और सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, हर तरह के लोग वहां आते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जापान का कोबे ओसाका रीजन। और अब तीसरा सेट ऑफ फैक्टर्स है सोशल एंड कल्चरल। देखिए, कुछ जगहों का रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मान लीजिए कोई पवित्र शहर है, और ठीक इसके उलट जिन जगहों पर सोशल या पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है, यानी झगड़े या अशांति का माहौल होता है, वहां से लोग दूर चले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सेफ्टी और पीस से बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, अब तक हमने देखा कि लोग कहां और क्यों रहते हैं, लेकिन एक जगह की पॉपुलेशन हमेशा एक जैसी यानी स्टैटिक नहीं रहती। वो बढ़ती है, घटती है, यानी चेंज होती रहती है। और यही हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले आता है, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान किसी भी टेरिटरी के लोगों की संख्या में जो बदलाव आता है। एक बात याद रखिएगा, ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है यानी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और नेगेटिव भी हो सकता है यानी पॉपुलेशन घट भी सकती है। चलिए इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है? ये है बर्थ्स माइनस डेथ्स, मतलब कितने लोग पैदा हुए उसमें से कितने लोग मर गए, जो बचा वो नेचुरल ग्रोथ है। अब एक्चुअल ग्रोथ में हम माइग्रेशन को भी गिनते हैं, यानी बर्थ्स माइनस डेथ्स प्लस कितने लोग बाहर से आए जिसे इन माइग्रेशन कहते हैं, माइनस कितने लोग यहां से चले गए जिसे आउट माइग्रेशन कहते हैं। सिंपल। पॉजिटिव ग्रोथ तब होता है जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा हो, या फिर बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आ रहे हों। और नेगेटिव ग्रोथ तब होता है जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो जाए या बहुत सारे लोग देश छोड़कर जा रहे हों। पॉपुलेशन चेंज के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है क्रूड बर्थ रेट या CBR। इसका मतलब है एक साल में हर 1000 लोगों पर कितने लाइव बर्थ्स हुए। हम पर 1000 इसलिए यूज करते हैं ताकि अलग अलग साइज की पॉपुलेशंस को आसानी से कंपेयर कर सके। फॉर्मूला में B का मतलब है टोटल लाइव बर्थ्स और P का मतलब है मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी साल के बीच की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन होती है। बिल्कुल उसी तरह दूसरा कंपोनेंट है क्रूड डेथ रेट या CDR। इसका मतलब है कि एक साल में हर 1000 लोगों पर कितनी डेथ्स हुई। इसका फॉर्मूला भी CBR जैसा ही है। तो यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ बर्थ रेट बढ़ने से नहीं होती, बल्कि डेथ रेट कम होने से भी होती है। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है माइग्रेशन। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। जिस जगह से लोग जाते हैं वो कहलाता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस जगह पर लोग जाते हैं वो कहलाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इससे होता क्या है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन में पॉपुलेशन कम हो जाती है और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? इसके पीछे 2 तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। पहले हैं पुश फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो लोगों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, रहने की खराब कंडीशंस, पॉलिटिकल झगड़े, नेचुरल डिजास्टर्स या कोई महामारी। दूसरे हैं पुल फैक्टर्स, जो लोगों को किसी नई जगह पर अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, शांति और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक अच्छा क्लाइमेट। बेसिकली पुश फैक्टर्स आपको वहां से धक्का देते हैं और पुल फैक्टर्स आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और राइट, तो अब जब हम पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स को समझ गए हैं, हमारा अगला टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है जो हमें किसी भी रीजन की पॉपुलेशन के फ्यूचर को डिस्क्राइब और प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ये थ्योरी बताती है कि जैसे जैसे एक सोसाइटी डेवलप होती है उसकी पॉपुलेशन कैसे बदलती है। इस थ्योरी के 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई होते हैं। इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत धीमी होती है। ऐसी सोसाइटी आमतौर पर रूरल और एग्रेरियन होती है, जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। अब आते हैं स्टेज 2 में। इसमें बेहतर हेल्थ और सैनिटेशन की वजह से डेथ रेट तो कम होने लगती है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई रहती है। इस बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच के गैप की वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से एक्सपैंड होती है। फाइनली स्टेज 3 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत कम हो जाते हैं। इससे पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो जाती है या फिर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसी सोसाइटी अर्बन
इंडस्ट्रियल और लिटरेट होती है, जहां लोग सोच समझकर अपनी फैमिली साइज को कंट्रोल करते हैं। ये जो तेजी से ग्रोथ हो रही है, खासकर स्टेज 2 में, वही हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर ले आती है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है तो उससे मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है फैमिली प्लानिंग। इसका मतलब होता है बच्चों के बीच में स्पेसिंग रखना या उनके जन्म को प्रिवेंट करना। इससे ना सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इससे विमेन्स हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इसके लिए गवर्नमेंट्स अवेयरनेस कैंपेन्स यानी प्रोपेगेंडा चलाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को फ्रीली अवेलेबल कराती हैं और बड़ी फैमिलीज के लिए टैक्स डिसइंसेंटिव्स जैसे सख्त कदम भी उठाती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में थॉमस माल्थस की थ्योरी को याद रखना भी जरूरी है। 1798 में ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि पॉपुलेशन जो है वो फूड सप्लाई से ज्यादा तेजी से बढ़ती है और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आखिर में फैमिन यानी अकाल, डिजीज और वॉर की वजह से एक बड़ा पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा। इसलिए उनका कहना था कि प्रिवेंटिव चेक्स जैसे कि फैमिली प्लानिंग बहुत ही जरूरी हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकें। इनमें से कौन सा एक पुश फैक्टर नहीं है? ए, वाटर शॉर्टेज, बी, मेडिकल/एजुकेशनल फैसिलिटीज, सी, अनएम्प्लॉयमेंट या डी, एपिडेमिक्स। इसके बारे में सोचिए। इसका जवाब हमारे पुश और पुल फैक्टर्स वाले डिस्कशन में ही है। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सप्लेनर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप। चलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट एकदम स्टोरी स्टाइल में समझेंगे। पता है, हम सब सोचते हैं कि एक देश की तरक्की सिर्फ पैसों से, उसकी इकोनॉमी से होती है, राइट? पर यह चैप्टर बताता है कि एक देश की असली तरक्की उसके लोगों की लाइफ क्वालिटी से नापी जाती है। सो इट्स अ गेम चेंजर। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 टॉपिक्स को एक एक करके पूरे डिटेल में कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आखिर फर्क क्या है। देखो, ये दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, राइट? पर इनके मीनिंग बिल्कुल अलग हैं। देखो, ग्रोथ जो है ना, वो होती है क्वांटिटेटिव, मतलब नंबर्स में बढ़ना, जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जबकि डेवलपमेंट वो क्वालिटेटिव है, यानी क्वालिटी में सुधार। और याद रखो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक शहर की आबादी 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो हम कहेंगे कि हाँ, ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर वहां घर, पानी, बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं बढ़ी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिंपल। सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आपने कभी सोचा है कि शहरों में नेगेटिव ग्रोथ भी हो सकती है? मतलब उनका साइज कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है। और ये देखो, सुनामी के बाद इंडोनेशिया के बंडा एचे शहर की हालत, ये एकदम पावरफुल एग्जांपल है। यू सी, नेचुरल डिजास्टर्स एक बहुत बड़ा रीजन है नेगेटिव ग्रोथ का। अब तक क्या होता था, आमतौर पर किसी भी देश की डेवलपमेंट को उसके इकोनॉमी के साइज से ही नापा जाता था, पर यह पूरा कॉन्सेप्ट अब बदलने वाला था। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। कई सालों तक बस यही माना जाता था कि भाई, जिस देश की इकोनॉमी बड़ी है वही डेवलप्ड है। सिंपल। पर फिर लोगों की लाइफ क्वालिटी, उनको मिलने वाले मौके और उनकी आजादी भी इंपॉर्टेंट है, ये सोच आने लगी। और यहां एंट्री हुई डॉक्टर महबूबुल हक की। उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। समझ लो, इसका मतलब है ऐसा विकास जो लोगों के चॉइसेस को बढ़ाए और उनकी लाइफ को बेहतर करे। द पीपल आर सेंट्रल टू दिस कॉन्सेप्ट, नॉट द इकोनॉमी। एक मीनिंगफुल लाइफ का मतलब सिर्फ लंबी जिंदगी जीना नहीं है। इसका मतलब है कि लोग हेल्दी हों, अपना टैलेंट डेवलप कर सकें, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आजाद हों। दैट्स द की। डॉक्टर हक की सोच कितनी आउट ऑफ द बॉक्स थी, ये उनके इस कोट से पता चलता है। यू नो, ही इज कोटिंग शॉ हियर, बट इट परफेक्टली इलस्ट्रेट्स हिज विजन। डॉक्टर हक के दोस्त और नोबेल प्राइज विनर प्रॉफ अमर्त्य सेन ने भी यही कहा। उनके लिए डेवलपमेंट का असली मतलब है आजादी का बढ़ना, इंक्रीज इन फ्रीडम। जब लोगों की आजादी बढ़ती है तभी असली विकास होता है। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज गेन करना और एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए इनफ रिसोर्सेज। याद रखो, ये 3 की एरियाज हैं। ओके, सो जैसे एक बिल्डिंग पिलर्स पर टिकी होती है ना, वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट का ये पूरा कॉन्सेप्ट 4 पिलर्स पर बेस्ड है। चलिए उनको एक एक करके देखते हैं।
तो ये हैं वो 4 पिलर्स: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। अब एक एक को चलो डिटेल में समझते हैं। पहला है इक्विटी। इसका मतलब है सबको बराबर के मौके मिलना। सिंपल, किसी के साथ भी जेंडर, कास्ट या इनकम के बेस पर भेदभाव ना हो। जैसे इंडिया में यह देखा गया है कि ज्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट्स या तो गर्ल्स होती हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से आते हैं। दिस इज अ लैक ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज आने वाली जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए। कंटिन्यूटी, हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल फ्यूचर को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, प्रोडक्टिविटी। ये रेफर करता है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी को, मतलब लोगों में नॉलेज और हेल्थ फैसिलिटीज इन्वेस्ट करके उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाना। आफ्टर ऑल, किसी भी देश की असली दौलत उसके लोग ही होते हैं। और आखिरी पिलर है एम्पावरमेंट, यानी चॉइसेस लेने की पावर। ये पावर आती है आजादी और कैपेबिलिटी से, और इसके लिए गुड गवर्नेंस और पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज का होना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाए। वेल, इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस और इंडेक्स बनाए गए हैं। ये 4 मेन अप्रोचेस हैं। इनकम अप्रोच सबसे पुराना है। वेलफेयर अप्रोच में गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। बेसिक नीड्स अप्रोच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने दिया था, और कैपेबिलिटी अप्रोच, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, प्रॉफसेंस से जुड़ा हुआ है। सबसे पॉपुलर मेजर है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज तीनों को 1/3 वेटेज देकर 0 से 1 के बीच स्कोर निकालता है। स्कोर 1 के जितना पास होगा उतना हाई डेवलपमेंट माना जाएगा। सिंपल। HDI के साथ एक और इंडेक्स है, HPI या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखो, द क्रूशियल पॉइंट इज HDI बताता है कि क्या अचीव किया गया, जबकि HPI बताता है कि क्या कमी रह गई। दोनों को साथ देखने से कंट्री की एक मच क्लियरर पिक्चर मिलती है। एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है भूटान। ये दुनिया का इकलौता देश है जो ऑफिशियली ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या GNH को अपनी प्रोग्रेस का मेजर मानता है। मतलब उनके लिए मटेरियल प्रोग्रेस खुशी की कीमत पर नहीं हो सकती। अब चलिए देखते हैं कि दुनिया भर के देश ह्यूमन डेवलपमेंट में कहां स्टैंड करते हैं। ये कंपैरिजंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। लेमिटल, एक बात याद रखो, देश का साइज या पर कैपिटा इनकम जरूरी नहीं कि उसके ह्यूमन डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करे। छोटे देश जैसे कि श्रीलंका इंडिया से HDI में आगे हैं, सो साइज डजंट ऑलवेज मैटर। कंट्रीज को उनके HDI स्कोर के बेसिस पर इन 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है: वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। सिंपल। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज ये हैं टॉप 10 कंट्रीज जिनका HDI स्कोर वेरी हाई है एज पर द 2023-24 रिपोर्ट। इनमें से ज्यादातर, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। आप इन कंट्रीज को मैप पर लोकेट करने की कोशिश करो और सोचो इनमें क्या कॉमन हो सकता है। अक्सर इन देशों में सोशल सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है और गवर्नेंस भी काफी अच्छी होती है। तो हाई डेवलपमेंट वाले देशों में सोशल सेक्टर पे फोकस होता है। मीडियम ग्रुप में सबसे ज्यादा देश हैं जो मोस्टली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आजाद हुए, और लो डेवलपमेंट वाले देश अनफॉर्चुनेटली अक्सर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं। चलिए, तो ये था पूरा चैप्टर। अगर पसंद आया तो सिर्फ एक कमेंट कर देना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 4, प्राइमरी एक्टिविटीज। एक बात सोचो, हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं, उन सब का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो शुरुआत हमेशा एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। ये वो बेसिक काम है जो हमें सीधा प्लैनेट के नेचुरल रिसोर्सेज से जोड़ते हैं। जरा गौर करो, आपकी सुबह की कॉफी, जो शर्ट आपने पहनी है, यहां तक कि जिस फोन पर आप ये एक्सप्लेनर देख रहे हो, ये सब असली में कहां से आया? इनका ट्रू ओरिजिन पॉइंट क्या है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे टॉपिक की नींव है। ये सब उन एक्टिविटी से शुरू होता है जो सीधे हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आसान भाषा में ये कोई भी इंसानी काम है जिससे इनकम जनरेट होती है। बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम समझते हैं कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। अब देखो, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम आमतौर पर 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। हर कैटेगरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अलग स्टेज रिप्रेजेंट करती है। इस एक्सप्लेन के लिए हमारा पूरा फोकस पहली और सबसे फंडामेंटल लेवल पर होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज,
जो इस पूरे पिरामिड का बेस है। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर टाइम में पीछे जाकर देखेंगे कि हमारे पूर्वज हंटिंग और गैदरिंग से कैसे सरवाइव करते थे। वहां से हम पैस्टोरलिज्म की तरफ शिफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में फार्मिंग के एवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे, बेसिक सबसिस्टेंस से लेकर मॉडर्न कमर्शियल एग्रीकल्चर तक। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द बेसिक्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। यहां हम अच्छे से समझेंगे कि ये असल में हैं क्या और कैसे ये हमारा अर्थ के साथ सबसे डायरेक्ट कनेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल साफ है। प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं। इसका मतलब है कि हम अर्थ के रिसोर्सेज को एज इज यूज कर रहे हैं, जैसे जमीन को खेती के लिए यूज करना, पानी से मछली पकड़ना, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना या जमीन से मिनरल्स निकालना। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जो लोग इन एक्टिविटीज में लगे होते हैं, जैसे किसान, मछुआरे, माइनर्स, उन्हें अक्सर रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनका काम आउटडोर नेचर का होता है, जहां वो अक्सर धूप और मौसम के बीच काम करते हैं। ये एक यूजफुल डिस्टिंक्शन है, जैसे हम मैनुअल लेबर के लिए ब्लू कॉलर या ऑफिस जॉब्स के लिए व्हाइट कॉलर यूज करते हैं। चलो अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। सबसे पहले इंसान कैसे सर्वाइव करते थे, और यहीं से शुरू होती हैं सबसे पुरानी जानी मानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हंटिंग एंड गैदरिंग। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां ना खेत थे ना फैक्ट्रीज। सर्वाइवल पूरी तरह से आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता था। लोग जानवरों का शिकार करते थे और आसपास के जंगलों से खाने लायक पौधे, फल और जड़ें इकट्ठा करते थे। जो लोग बहुत ठंडे या बहुत गर्म इलाकों में रहते थे वो हंटिंग पर ज्यादा निर्भर थे, जबकि कोस्टल एरियाज के लोग नेचुरली फिशिंग करने लगे। ये मैप दिखाता है कि सबसिस्टेंट गैदरिंग आज भी कहां प्रैक्टिस की जाती है। आप दो मेन जोन्स देख सकते हैं, हाई लैटिट्यूड रीजन्स जैसे नॉर्दर्न कनाडा और यूरेशिया, और लो लैटिट्यूड जोन्स जैसे अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका। एक कॉमन चीज नोटिस करो, ये अक्सर वो इलाके हैं जहां का क्लाइमेट बहुत कठिन है और मॉडर्न एग्रीकल्चर मुश्किल है। एक मजेदार फैक्ट सुनो, कभी सोचा है कि च्युइंगम का सारा फ्लेवर खत्म होने के बाद आप क्या चबाते रहते हो? उस सब्सटेंस को चिकल कहते हैं और ये जपोटा ट्री के मिल्की जूस से बनता है, जो गैदरिंग का ही एक प्रोडक्ट है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक प्राइमरी एक्टिविटी हमारी रोज की चीजों में छुपी होती है। हंटिंग और गैदरिंग के बाद इंसानों ने एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप लिया। देखो, हंटिंग का कोई भरोसा नहीं था, सक्सेस कभी गारंटीड नहीं थी, तो सिर्फ जानवरों का शिकार करने के बजाय लोगों ने उन्हें पालना और उनके सुरों को चराना शुरू कर दिया। यही है क्रूशियल शिफ्ट, प्रेडेशन से पैस्टोरलिज्म तक का सफर। एनिमल रियरिंग दो मेजर टाइप्स में बनता है। एक तरफ है नोमैडिक हर्डिंग, जो एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है। यहाँ हर्डर्स अपने खाने और कपड़ों के लिए पूरी तरह से अपने जानवरों पर डिपेंडेंट होते हैं और वो चरागाह की तलाश में हमेशा घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ये ऑर्गेनाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव है और इसका मेन गोल मीट और वूल जैसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना है। ये परमानेंट रैंचेस पर साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। ये इमेज नोमैडिक लाइफ का पूरा एसेंस कैप्चर करती है। आप देख सकते हैं कि कैसे हर्डर्स अपने शुरू को गर्मियों की शुरुआत में पहाड़ों के चारागाहों पर ले जा रहे हैं, अपने जानवरों के लिए ताजी हरी घास ढूंढते हुए। जिंदगी सच में मौसम के हिसाब से चलती है, एक जगह से दूसरी जगह। इस स्पेसिफिक सीजनल मूवमेंट का एक नाम है ट्रांसह्यूमेंस। इसका मतलब है अपने पशुओं के साथ गर्मियों में प्लेन से पहाड़ों के पास्चर्स तक जाना और सर्दियों में वापस पहाड़ों से प्लेन्स में आना। इंडिया के हिमालयाज में गुज्जर्स, बकारवाल्स और गद्दीज जैसी कम्युनिटीज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब चलो देखते हैं कि ये दुनिया में कहां-कहां होता है। ये मैप नोमैडिक हर्डिंग के मेजर रीजन्स को दिखाता है। एक कोर रीजन है जो नॉर्थ अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट से शुरू होकर अरेबियन पेनिनसुला से गुजरते हुए सेंट्रल चाइना तक फैला हुआ है। दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज में यूरेशिया का टंड्रा रीजन और साउथ वेस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। अब इसको कंपेयर करो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के मैप से। बिल्कुल अलग पिक्चर है ना? ये प्रैक्टिस डेवलप्ड नेशंस में कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और यूनाइटेड स्टेट्स। यही वो रीजन्स हैं जहां बड़े-बड़े रांचेस हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स के ग्लोबल ट्रेड का सेंटर है। पेस्टोरलिज्म के बाद आया वो जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, एग्रीकल्चर। पहली बार इंसानों ने जमीन से खाना उगाना सीखा और इसकी शुरुआत हुई इसके सबसे बेसिक फॉर्म से, जिसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती करना।
इसका एक प्रिमिटिव फॉर्म है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। प्रोसेस सिंपल है। पहले जंगल के एक हिस्से को आग लगाकर साफ किया जाता है और राख मिट्टी को फर्टिलाइज करती है। फिर 3 से 5 साल तक पुराने औजारों से खेती की जाती है। जब मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो किसान नए पैच पर शिफ्ट हो जाता है। इसके दुनिया भर में अलग अलग नाम हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा और इंडोनेशिया में लाडंग। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का एक ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, जो आमतौर पर मॉनसून एशिया जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में मिलता है। इसके 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है वेट पैडी यानी चावल की खेती। इसमें खेत बहुत छोटे होते हैं और पूरा परिवार मिलकर मेहनत करता है। दूसरा टाइप वहां होता है जहां का क्लाइमेट चावल के लिए ठीक नहीं है, इसलिए गेहूं, सोयाबीन और जौ जैसी दूसरी फसलें उगाई जाती हैं। ये मैप साफ दिखाता है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहां कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा एरिया मॉनसून एशिया के घनी आबादी वाले इलाकों पर फोकस्ड है और ये सेंस भी बनाता है। जहां जमीन कम है और आबादी ज्यादा, वहां हर खेत से मैक्सिमम यील्ड निकालना जरूरी हो जाता है। चलो अब सर्वाइवल के लिए खेती से आगे बढ़ते हैं और उस एग्रीकल्चर को देखते हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को फीड करती है, कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ खेती सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस है। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये सिस्टम यूरोपियंस ने अपनी ट्रॉपिकल कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस किया था। इसकी पहचान है बड़े बड़े एस्टेट्स, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक मेथड्स और एक ही क्रॉप में स्पेशलाइजेशन, जैसे चाय, कॉफी या रबर। इसकी हिस्ट्री कोलोनियलिज्म से गहराई से जुड़ी हुई है, जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में चाय के बागान लगाए थे। एक और मेजर टाइप है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये सेमी एरिड मिड लैटिट्यूड रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है, जहां जमीन बहुत है। खेत इतने बड़े होते हैं कि सब कुछ प्लाविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी तरह मैकेनाइज्ड होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही यील्ड पर एकड़ शायद कम हो, लेकिन यील्ड पर पर्सन बहुत हाई होता है, क्योंकि एक इंसान मशीनरी से बहुत बड़ा एरिया मैनेज कर सकता है। गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। चलो इस टेबल का यूज करके कुछ और कमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स को जल्दी से कवर करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में फसल और पशुपालन दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। डेयरी फार्मिंग दूध देने वाले पशुओं को पालने का सबसे एडवांस्ड और कैपिटल इंटेंसिव तरीका है, जो अक्सर शहरों के पास होता है। और आखिर में मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, जो बहुत स्पेशलाइज्ड है, खास करके विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर। अगर पसंद आए तो सिर्फ एक कमेंट कर देना और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। ओके, तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो आज हम ऐसी प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं जो एक बिल्कुल सिंपल रॉ मटेरियल को आपके हर रोज के फेवरेट प्रोडक्ट में बदल देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 5 यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज की। सोचो, आपका फोन, आपकी जीन्स, आपकी कार, ये सब चीजें आखिर बनती कैसे हैं? चलिए आज उस पूरी अमेजिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। कभी आपने सोचा है कि खेत में उगी हुई एक सिंपल सी कॉटन कैसे आपकी एकदम कूल ब्रांडेड टी शर्ट बन जाती है? या फिर जमीन से खोद कर निकाला गया बेकार सा पत्थर यानी आयरन और कैसे एक चमचमाती हुई हाईटेक कार की बॉडी बन जाता है? इन दोनों के बीच का जो मैजिकल सफर है ना, बस उसी को कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। और आज हम इसी इंडस्ट्रियल मैजिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज के आखिर मतलब क्या है, फिर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि एक इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट लोकेशन कैसे चुनी जाती है। फिर हम इंडस्ट्रीज को उनके साइज, इनपुट और ओनरशिप के बेसिस पर बांटेंगे। और फाइनली हम मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर यानी हाईटेक इंडस्ट्री की दुनिया में एंटर करेंगे। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ। आखिर ये सेकेंडरी एक्टिविटीज का एक्चुअल मतलब है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये वो सफर है जो एक कच्चे माल को यानी रॉ मटेरियल को एक कीमती प्रोडक्ट बना देता है। देखो, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में सेकेंडरी एक्टिविटीज एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचर से मिले रॉ मटेरियल्स को लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उनकी वैल्यू यानी उनकी कीमत और उनकी यूटिलिटी दोनों को कई गुना बढ़ा देता है। तो याद रखो, इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वैल्यू एडिशन। अब इस स्लाइड को देखो, ये वैल्यू एडिशन का परफेक्ट एग्जांपल है। लेफ्ट में देखो, जब तक कॉटन खेत में है उसका यूज बहुत लिमिटेड है, कीमत भी कम।
लेकिन जैसे ही उसे प्रोसेस करके यान यानी धागा बनाया जाता है, उसकी वैल्यू एकदम से शूट कर जाती है। क्यों? क्योंकि अब उससे कपड़े बन सकते हैं। सेम कहानी आयरन ओर की है। जमीन से निकला पत्थर डायरेक्ट किसी काम का नहीं, पर जब उससे स्टील बन जाता है तो वही स्टील बड़ी बड़ी मशीन्स, टूल्स और कार्स का बैकबोन बनता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दिल में जो इंजन है उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। समझ लो, मैन्युफैक्चरिंग वो एक्चुअल प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल्स को हाथ से या मशीन से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदला जाता है। और इसका स्केल कितना विशाल है सोचो। एक कुम्हार का मिट्टी से घड़ा बनाना भी मैन्युफैक्चरिंग है, और एक जायंट फैक्ट्री में हजारों पार्ट्स जोड़कर एक स्पेस शटल बनाना भी मैन्युफैक्चरिंग ही है। ओके, तो अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक आइडिया समझ गए हैं, तो चलो अपने अगले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि आज की मॉडर्न लार्ज स्केल फैक्ट्रीज इतनी एफिशिएंट कैसे होती हैं। आखिर इनके पीछे के सीक्रेट्स क्या हैं? देखो, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के कुछ कोर पिलर्स होते हैं। इनमें आता है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, यानी हर वर्कर एक काम में एक्सपर्ट, मैकेनाइजेशन यानी मशीन्स की पावर, कांस्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इनका पूरी दुनिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इन सबको एक एक करके तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन। सोचो, पुराने जमाने में एक ही क्राफ्ट्समैन एक पूरी कुर्सी बनाता था। टाइम भी लगता था, महंगी भी बनती थी। लेकिन आज मास प्रोडक्शन में काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। एक वर्कर सिर्फ कुर्सी का पैर काटेगा, दूसरा सिर्फ पॉलिश करेगा। मतलब हर वर्कर एक ही काम को बार बार करके उसमें सुपर एफिशिएंट हो जाता है। इससे प्रोडक्शन रॉकेट की स्पीड से होता है और हर प्रोडक्ट बिल्कुल सेम यानी स्टैंडर्डाइज बनता है। नेक्स्ट है मैकेनाइजेशन। इसका सिंपल मतलब है इंसान के हाथ की जगह मशीन्स का यूज करना। लेकिन इसका जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो है ऑटोमेशन। यहाँ मशीन सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि कंप्यूटर कंट्रोल और फीडबैक सिस्टम के थ्रू वो खुद सोचती भी है। मतलब वो बिना इंसानी हेल्प के खुद को एडजस्ट और करेक्ट कर सकती है। ये है असली गेम चेंजर। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का मतलब सिर्फ मशीन्स चलाना नहीं है, इसकी लाइफब्लड है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D ही क्वालिटी को बेहतर बनाता है, वेस्ट को कम करता है, प्रोडक्शन को और एफिशिएंट बनाता है और पोल्यूशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने के नए तरीके ढूंढता है। बिना R&D के कोई भी बड़ी कंपनी आज मार्केट में टिक नहीं सकती। अब इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए एक सॉलिड सिस्टम चाहिए। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सोचो, कॉम्प्लेक्स मशीन्स, हजारों वर्कर्स, हर वर्कर का अलग काम, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल, और इन सब को मैनेज करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स की पूरी टीम। यही पूरा सिस्टम मिलकर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और यहाँ एक हैरान करने वाला फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के 10% से भी कम लैंड एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और यही छोटे छोटे इंडस्ट्रियल पॉकेट्स पूरी दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के सेंटर्स बन गए हैं। इसलिए खेती के मुकाबले फैक्ट्री जमीन कम लेती है, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा डेंसिटी में देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी है तो कहां लगाएंगे? ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं होता दोस्त, ये एक कैलकुलेटेड हंट है, एक परफेक्ट लोकेशन की तलाश। क्योंकि हर इंडस्ट्री का एक ही गोल है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और इसका सीधा मतलब है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो एक इंडस्ट्री की लोकेशन इन चीजों पर डिपेंड करती है। मार्केट तक पहुंच, जहां माल बिकेगा, रॉ मटेरियल तक पहुंच, जो फैक्ट्री का फ्यूल है, लेबर सप्लाई यानी काम करने वाले लोग, सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी बिजली, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे टैक्स बेनिफिट्स, और आखिर में एग्लोमरेशन इकोनॉमीज यानी जहां पहले से इंडस्ट्रीज हों वहां लगाने से फायदा होता है। इंडस्ट्री वहां लगती है जहां इन सब का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। पर कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जो इन रूल्स को ज्यादा फॉलो नहीं करती। उन्हें कहते हैं फुट लूज इंडस्ट्रीज। ये किसी खास रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होती, ये अपने कंपोनेंट पार्ट्स कहीं से भी मंगा सकती हैं। इसलिए इनके पास लोकेशन की जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनके लिए बस एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। दैट्स इट। ओके, सब लोग स्क्रीन पर ध्यान दो। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, ये इस पूरे चैप्टर की मास्टर की है। इसे अच्छे से समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में। इसकी मेन ब्रांचेस देखो, साइज, इनपुट्स, आउटपुट और ओनरशिप। चलो अब इसकी हर ब्रांच को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। इनका बंटवारा करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है उनके साइज के बेसिस पर, यानी उनके स्केल के बेसिस पर।
मतलब एक छोटी सी घरेलू इंडस्ट्री से लेकर एक जायंट मैसिव फैक्ट्री तक। और ये स्लाइड स्केल के कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती है। एक तरफ देखो एक अकेला आर्टिसन अपने घर में हाथ से बास्केट बना रहा है, और दूसरी तरफ एक मैसिव कार फैक्ट्री की असेंबली लाइन है जहां हजारों लोग और रोबोट्स मिलकर काम कर रहे हैं। बस यही स्केल का फंडामेंटल डिफरेंस है जो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज को डिफाइन करता है। तो साइज के बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, हाउसहोल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री। ये सबसे छोटी यूनिट है जहां फैमिली मेंबर्स ही घर पर लोकल रॉ मटेरियल और सिंपल टूल से चीजें बनाते हैं, जैसे कुम्हार का घड़े बनाना। दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये घर से बाहर एक वर्कशॉप में होता है जहां सिंपल मशीन्स और सेमी स्किल्ड लेबर यूज होती है, जैसे एक लोकल बेकरी। और तीसरा है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें बहुत बड़ा मार्केट, एडवांस टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन और करोड़ों का कैपिटल इन्वॉल्व होता है। सोचो, एक कार फैक्ट्री। साइज के अलावा भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने की कई तरीके हैं। तो चलो अब अपने मास्टर चार्ट की अगली ब्रांचेस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल यानी इनपुट, फाइनल प्रोडक्ट यानी आउटपुट और ओनरशिप यानी मालिकाना हक के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को कैसे बांटा जाता है। इनपुट या रॉ मटेरियल के सोर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो, अगर रॉ मटेरियल खेती से आता है तो वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे शुगर मिल्स। अगर मिनरल से तो मिनरल बेस्ड, जैसे आयरन एंड स्टील। नेचुरल केमिकल्स यूज करने वाली इंडस्ट्री है केमिकल बेस्ड, जैसे पेट्रोकेमिकल्स। जंगल से रॉ मटेरियल लेने वाली है फॉरेस्ट बेस्ड, जैसे पेपर। और अगर एनिमल से रॉ मटेरियल आता है, जैसे लेदर या वूल, तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं आउटपुट यानी फाइनल प्रोडक्ट के बेसिस पर। यहाँ 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है बेसिक इंडस्ट्रीज। समझ लो ये इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनका प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टील बनाती है, जिससे कार इंडस्ट्री कार बनाती है। और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट्स, सोप या टीवी हम जैसे कंज्यूमर्स डायरेक्टली खरीदकर यूज करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल और सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर। ये मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट भी है। लेट्स टॉक अबाउट द एरा ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, या जिसे हम हाईटेक कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की लेटेस्ट जनरेशन है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इंटेंसिव R&D। यहाँ एडवांस्ड साइंटिफिक और इंजीनियरिंग नॉलेज का यूज करके कटिंग एज प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और इसकी एक और खास बात है, यहाँ फैक्ट्री फ्लोर पर ब्लू कॉलर वर्कर्स से ज्यादा ऑफिस में व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स यानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और डिजाइनर्स होते हैं। रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इसका हिस्सा है। और जब ये हाई टेक इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं और वो एरिया सेल्फ सस्टेन्ड और हाईली स्पेशलाइज्ड बन जाता है, तो उससे कहते हैं टेक्नोपोलिस। इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल्स हैं यूएसए में सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकॉन वैली और सिएटल के पास सिलिकॉन फॉरेस्ट। सिलिकॉन वैली तो सबने सुना है, पर क्या आप इंडिया में डेवलप हो रहे किसी ऐसे टेक्नोपोलिस का नाम बता सकते हैं? सोचो इस बारे में और कमेंट जरूर करना। तो ये था पूरा चैप्टर। अगर पसंद आया तो सिर्फ एक कमेंट कर देना और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।